अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। QSO की जो सीरीज़ चल रही थी, जो आर्टिकल 16 तक जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज आर्टिकल 17 पढ़ना है, उसके बाद आर्टिकल 18 पढ़ना है, 19 पढ़ना है और 20 पढ़ना है। ये आर्टिकल्स जो है वो आज हमने पढ़ने हैं। इसके अंदर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स आ जाएगा कि जो फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं, और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स से क्या मुराद है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं किसको हैं, ये पहले अच्छे तरीके से जो है वो इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इसके मुताबिक जो है वो चलते जाएंगे। अब सीक्वेंस वाइज जो है वो पहले देख लें कि आर्टिकल 17 क्या कहता है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है, उसकी हेडिंग जो है वो आपको क्या कहती है। इसके अंदर आ जाते हैं आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर लिखा हुआ है कंपिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। इससे क्या मुराद है, इससे ये कहता है कि कंपिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, यानी कि कितने गवाह होने चाहिए। इसके अंदर अब आपने पॉइंट्स बना के नोट करते जाने हैं कि इसके अंदर क्या क्या जो है वो आपको आर्टिकल 17 जो है वो QSO का क्या कहता है। आर्टिकल 17 आपको ये कहता है कि सबसे पहले अगर जो हदूद केसेस हैं, हदूद केसेस के अंदर कौन से बंदे कंपिटेंट है, कौन बंदा हदूद केसेस के अंदर जो है वो गवाही दे सकता है। अब यहाँ पे ये सवाल आ जाएगा, तो उसके अंदर आपने लिखना है सबसे पहला कि वो अडल्ट होना चाहिए, मेल होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और तज़कियतुल शहूद होना चाहिए। तज़कियतुल शहूद क्या होता है? तज़कियतुल शहूद एक ऐसी मूड ऑफ इंक्वायरी होती है जो अडॉप्टेड ओब्लिक कंडक्टेड बाय द कोर्ट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ as to the credibility, as to check the credibility of the witness। इससे क्या मुराद है? तज़कियतुल शहूद से मुराद है कि एक गवाह आ गया ना, उसकी कोर्ट ने इंक्वायरी करनी है कि ये देखने के लिए कि ये बंदा सही सच्ची गवाही देगा। अगर वो ये देख लेती कि बंदे ने सच्ची गवाही दी है तो उसको क्या कहोगे आप, ये तज़कियतुल शहूद में फॉल कर रहा है, ये तज़कियतुल शहूद है, यानी ये ट्रुथफुल विटनेस है, ये क्रेडिबल विटनेस है, इसके ऊपर एतमाद, रिलाय, ट्रस्ट किया जा सकता है और उसको कहते हैं तज़कियतुल शहूद। उसके बाद आ जाता है जिना के केसेस में, हदूद के केसेस में जिना और जिना बिल जबर जो होता है। जिना के अंदर कितने आपको जो है वो गवाह चाहिए, उसके अंदर आपने लिखना है 4 गवाह। फिर दोबारा 4 गवाह। वो 4 गवाह क्या होने चाहिए? अडल्ट होने चाहिए, मेल होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए और तज़कियतुल शहूद होने चाहिए। वो आपको 4 गवाह चाहिए और वो इन कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रहे हो। क्लियर हो गया। उसके अलावा हदूद केसेस के अंदर जो और केसेस होते हैं, थेफ्ट, चोरी हो गया, तो उसके अंदर आपके 2 गवाही जरूरी हैं। लेकिन जिना और जिना बिल जबर जो होता है, जिना के अंदर कितने हैं? 4। वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होने चाहिए, अडल्ट, मेल, मुस्लिम, साउंड माइंड और तज़कियतुल शहूद। लेकिन हदूद केसेस के अंदर जिना में, जिना के अलावा और बड़े केसेस होते हैं हदूद केसेस में, चोरी लगा लें, उसके अंदर 2 ही चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद आर्टिकल 17 की वर्डिंग में क्या कहता है? आर्टिकल 17 की वर्डिंग में वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा मैटर जो पर्टेन करता है, पर्टेन से मुराद है मुतलका, इससे ताल्लुक रखता है, इसे लिंक करता है, रिलेट करता है, जो कोई भी ऐसा मैटर जो रिलेट करता है, पर्टेन करता है किसी फाइनेंशियल मैटर से, माली मैटर से, तो उसके अंदर कितने गवाह चाहिए? उसने कहा 2 मेल विटनेसेस या 1 मेल और प्लस 2 फीमेल। इसको कैसे आप करेंगे? सिंपल, आपका एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, उसके अंदर आपने 2 मेल विटनेसेस डाल देने हैं, एक यहाँ पे बंदा डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि उसकी जगह एक मर्द नहीं है, तो मर्द की जगह पे किसको लेके आएंगे? मर्द की जगह पे आप 2 फीमेल्स को लेके आएंगे। ठीक हो गया। अगर ये वाला मर्द भी आपने खत्म कर दिया तो इसकी जगह भी 2 फीमेल्स, यानी कि 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल। और अगर दोनों ही मेल नहीं है तो कितनी आएगी फीमेल? 4, क्योंकि 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल, तो 2 और 2 4। लेकिन अगर आप एक और बात याद रखनी है, 2 मेल है, 2 गवाह डालें, 1 गवाह डाला है, तो उसको आप कहेंगे हाफ एविडेंस। उसको आप क्या कहेंगे कि ये हाफ एविडेंस कंसीडर होगी, फुल एविडेंस कंसीडर नहीं होगी। और इसी तरह 1 मेल की जगह आपने 2 फीमेल डाल दी और 1 जगह कुछ भी नहीं डाला, तो फिर भी हाफ एविडेंस कंसीडर होगी, क्योंकि 4 फीमेल होंगी तो 2 मेल के इक्वल होंगी। 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल। यहाँ तक क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, 2 गवाह डालने हैं, बंदा बंदा, मेल मेल डाल दिया। अगर आपके पास 1 मेल नहीं है तो उसकी जगह आपने 2 फीमेल डाल देनी है, तो फिर वो फुलफिल होगा, पूरा होगा। यहाँ तक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें 1 गवाह भी जरूरी, 1 गवाह भी जो है वो इनफ होता है, सफिशिएंट होता है।
वो बेशक मेल है या फीमेल है, वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये आर्टिकल 17 का बताया कि हदूद केसेस में कौन कौन से होने चाहिए, जना बिल जबर में क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद हदूद केसेस के अलावा कोई और के उसके अंदर जो जना के अलावा केसेस होते हैं उसके अंदर 2 चाहिए लेकिन जना के अंदर 4 चाहिए। उसके बाद आपको बता दिया कि जो फाइनेंशियल मैटर है उसके अंदर भी 2 चाहिए, लेकिन 2 कौन से, मेल नहीं है तो एक मेल की जगह कितना डाल देना आपने, 2 फीमेल को रखना है। अगर दोनों मेल नहीं है तो उसकी जगह 4 फीमेल आ जाएंगी, तो फिर फुल एविडेंस कंसीडर होगी। अगर उसमें से एक भी रह गया मेल तो वो क्या कंसीडर होगी, हाफ एविडेंस, फुल एविडेंस कंसीडर नहीं होगी, हाफ एविडेंस कंसीडर होगी। और क्रिमिनल केसेस में सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपका एक गवाह भी सफिशिएंट है, वो बेशक मेल है या फीमेल है। यहाँ तक आर्टिकल 17 अब खत्म हो गया। उसके बाद आ जाए चैप्टर 3 देख लें। चैप्टर 3 क्या कहता है? चैप्टर 3 कहता है आपको रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स क्या है इसके अंदर। अब इसको देखना, इसको ये कहता है कि आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। इसको समझना है हेडिंग को। वो कहता है कि गवाही 2 चीजों पे दी जा सकती है, एक फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए और एक रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर। अब इससे क्या मतलब है? इससे ये है कि एक फैक्ट इन इशू आ गया, वो मैंने आपको पीछे बताया क्या होता है, ये अभी भी बता देता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, इससे मुराद ये है कि आप गवाही किस पे दे सकते हैं। 2 चीजें याद रखनी है, एक फैक्ट इन इशू पे और एक रेलिवेंट फैक्ट पे। क्लियर हो गया? इसमें एग्जांपल देख लें। एक बंदे ने मर्डर कर दिया, मर्डर करते वक्त उसने गन खरीदी, वो कहीं पे रहा, 2-3 रातें रहा वो कहीं पे, उसने कुछ प्लानिंग की, प्रिपरेशन की, तैयारियां की, उसने जेस्चर ऐसा बनाया या उसको कत्ल करने के लिए हर जो है कोई चीज़ उसने जो अडॉप्ट की, ठीक है, वो सारे क्या हो गए, फैक्ट। मर्डर जो है वो फैक्ट इन इशू हो गया और उससे गिर्द जितने फैक्ट्स आ गए वो क्या हो गए, वो रेलिवेंट फैक्ट्स आ गए। यहाँ तक क्लियर है? किसी ने उसको देखा, उससे पूछ लेना, वो भी रेलिवेंट है, वो तो गवाही आ जाएगी, वो भी रेलिवेंट है। उसने जो कुछ किया उसको मर्डर को करने के लिए वो रेलिवेंट आ गया। प्रीवियसली करने से पहले और करने के बाद जो कुछ भी उसने किया वो रेलिवेंट आ गया। यहाँ तक क्लियर? और फैक्ट इन इशू, मैटर इन इशू, यानी फैक्ट इन इशू क्या आ गया, मर्डर। क्लियर हो गया? जो मेन आपका फैक्ट इन इशू है, यानी कि आपका मेन क्या है, वो कहेगा मर्डर। इसको करने के लिए क्या क्या हुआ, ये हुआ, तो फैक्ट इन इशू मर्डर आ गया। उसके सराउंडिंग में जो कुछ हुआ, जो कुछ उसने करता रहा, तैयारियां, तो वो क्या हो गया, रेलिवेंट फैक्ट। अब ये दोनों पे आप गवाही ला सकते हैं। और जो फैक्ट इन इशू होता है वो सेम डेट, सेम टाइम, प्लेस पे हो सकता है और डिफरेंट डेट, टाइम, प्लेस पे भी हो सकता है। एक और इसके नीचे पॉइंट नोट कर लें, इररेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इररेलेवेंट फैक्ट है, इस केस से मुतल्लिक है ही नहीं, उसको आप प्रूव करी जाओ तो वेस्टिंग ऑफ टाइम है। इररेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एडमिटेड फैक्ट्स यानी एक बंदा खुद मान ही गया, तस्लीम ही कर गया, तो उसको आप कहेंगे नहीं जी मैंने दोबारा इसको साबित करना है या मैंने इसको साबित करना है फिर ही होगा। नहीं, एक बंदा मान ही गया, एडमिट हो गया, वो फैक्ट ही क्लियर हो गया, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इन 3 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे फैक्ट इन इशू आ गया या रेलिवेंट फैक्ट आ गया तो उसको प्रूव करने की जरूरत है, उस पर आप एविडेंस ला सकते हैं। ये आर्टिकल 18 आपको कहता है। उसके बाद इसी के अंदर पॉइंट नोट कर ले कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर कि कहता है कि स्टेटमेंट, ये कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन विच कैन नॉट बी कॉल्ड, यानी कि क्या, किसी ऐसे बंदे की स्टेटमेंट जिसको बुलाया नहीं जा सकता, यानी कि जिसका पता लग गया वो मर गया है या गुम हो गया है या वो आ ही नहीं सकता, तो इस सेंस के अंदर जो उसने स्टेटमेंट दे दी आके कोर्ट में, बाद में वो मर गया, गुम गया या नहीं आ सकता, कोई बीमारी में मुब्तला हो गया, कोमे में चला गया या पता नहीं कहाँ गया, तो जो उसकी स्टेटमेंट दी गई होगी वो रेलिवेंट होगी। ये क्लियर हो गया। उसके बाद तो स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, कोई खास सर्कमस्टांसेस में दी गई स्टेटमेंट होती है, वो भी रेलिवेंट होती है। उसके बाद जो एक जजमेंट होती है कोर्ट की, कोर्ट ने जजमेंट दे दी, वो या एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट नहीं होता कि यार एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लो, ये हैंड राइटिंग किसकी है, या ये इसका एक्सपर्ट है, इससे पढ़ाई के मुतालिक ले लो ये किसका है, या ये जो है टेक्नीशियन है, इससे टेक्नीशियन के मुतालिक जो है वो ओपिनियन ले लो। तो उसका जो भी एक्सपर्ट का ओपिनियन होगा वो भी रेलिवेंट होगा, उसके ऊपर भी आप एविडेंस ला सकते हैं। सिर्फ आपने चीज़ याद रखनी है कि आप एविडेंस किस पे ला सकते हैं, किसको प्रूव करने के लिए, फैक्ट इन इशू को और रेलिवेंट फैक्ट को। इररेलिवेंट पे नहीं ला सकते,
एडमिटेड फैक्ट्स पे नहीं ला सकते और जुडिशियल नोटिसेबल पे नहीं ला सकते, क्योंकि वो आपको पता है रेलिवेंट है, उसको क्यों प्रूव करना है। एडमिट है वो हो गया, जुडिशियल नोटिसेबल है उस पर भी आपको एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है, इसको लिख लें, इसको कहते हैं रेस गेस्टी। रेस गेस्टी कहते हैं इसको। इसका मतलब है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि एक बंदे ने कोई क्राइम करना है, फॉर एग्जांपल मर्डर करना है, उसने असला खरीदा, उसने बेचा, उसने उस चीज को करने के लिए जो भी तैयारियां की हैं वो सारी क्या है? रेलिवेंट। जब वो रेलिवेंट होगी तो उसके ऊपर आप एविडेंस ला सकते हैं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कोज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि कमरा है ये, इसके अंदर आप आते हैं, बंदा एक आपको पंखे पे लटकता मिलता है, उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द जो है नीचे ज़मीन पे बड़े निशानात पड़े हैं, निशानात बने हुए हैं, कोई मतलब कि कमरे का हाल बुरा हुआ पड़ा है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे लड़ाई हुई है, पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो जो भी निशानात होंगे, जो भी चीज़ें ज़मीन पे होंगी, दीवार पे होंगी, या फिर जो है वो जो कुछ भी एरिया होगा, वो कहते हैं वो एरिया बंद कर देते हैं उसको। वो इस वजह से कर देते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सारा एक बार हमें तस्वीरें, उसकी वीडियोस हमें मिल जाए, तो वो भी सारी चीज़ें क्या होंगी? रेलिवेंट। या इसकी कोई और इलस्ट्रेशन लगा ले, कोई बंदा मर गया, यहाँ पे आप आते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे आके बंदा मर गया, तो ये आपके सोफे बिखरे पड़े हैं, पंखा टूटा पड़ा है, ये लाइट गिरी पड़ी है, तो ये सारी क्या चीजें होंगी? ये रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे, ये रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। ठीक है? उसके बाद पंखे पे लटका मरा है, नीचे कुछ हुआ पड़ा है, जो कुछ भी नीचे सारा कुछ हुआ पड़ा, निशानात वगैरह दीवारों पे, वो भी रेलिवेंट होंगे। या कोई कहीं पे भी कोई चीज आ जाती है, ऑफेंस हो जाता है, तो उसको आपको पता लगता है कि यहाँ पे सड़क पे निशानात पड़े हुए हैं, सड़क पे इसका पर्स गिरा हुआ है, सड़क पे जो है वो इसका खून गिरा हुआ है, फलां पे ये चीज गिरी है, यहाँ पे ये चीज हुई है, मोटरसाइकिल यहाँ पे जाके गिरी है, ये बंदा यहाँ पे गिरा हुआ है। तो वो सारी चीजें जो होंगी उसकी, वो क्या होंगी? वो रेलिवेंट होंगी। तो उसके ऊपर आप एविडेंस ला सकते हैं उसको प्रूव करने के लिए, वो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। तो यहाँ तक था आर्टिकल 20 तक। बाकी इंशाल्लाह फर्दर वीडियो के अंदर जो है वो नेक्स्ट फर्दर आर्टिकल्स की तरफ चलेंगे और इंशाल्लाह इसको जल्दी कवर अप करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।